नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं उन सभी कारणों के बारे में जिसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे बड़ी और पहली क्रांति देखने को मिलती है। तो इतनी बड़ी क्रांति कोई एक दिन के तत्कालिक प्रभाव से नहीं आ सकता है। इसके पीछे वर्षों से चल रही आक्रोश था। आखिर इतने बड़े आक्रोश का कारण क्या था और क्या थे वो अंग्रेजों की नीतियां जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति देखने को मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं इकोनॉमिक रीजन्स यानी आर्थिक कारणों के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अंग्रेजों द्वारा लाई गई शोषणकारी भू राजस्व की नीति यानी एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। इसमें यह था कि अंग्रेजों द्वारा लिया गया टैक्स उसकी जो रेट थी वो 50% से 80% तक कुछ कुछ इलाकों में थी। अब आप बताइए कि यदि 100 रुपए का अनाज कोई किसान उगा रहा है तो वो 80% अंग्रेजों को दे दे रहा है, तो उसके पास फिर बचा ही क्या। और जो भी भारत के अपने उद्योग थे उसका डी इंडस्ट्रियलाइज यानी गैर औद्योगिकरण कर दिया गया था। बहुत सारे जो भारतीय कामकाज थे वो धीरे धीरे ठप हो चुके थे। भारतीयों पर शोषण करके अंग्रेज किया करते थे, तो वो यहाँ से कच्चा माल निकाल करके रॉ मटेरियल ले करके ब्रिटेन में अपनी रिफाइनरीज इंडस्ट्री में ले जा करके उससे नए नए प्रोडक्ट्स बना करके उसी माल को ले जा करके सस्ते दामों पर भारत में बेचा करते थे। जिससे क्या हुआ कि भारत के जो अपने उद्योग हैं उन पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ा और भारतीयों का उद्योग धीरे धीरे ठप हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन यानी कि वाणिज्यिकरण कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भारतीयों पर जबरन दबाव बनाया जाने लगा कि आप कैश क्रॉप्स उन्हें उगा करके दीजिए, जैसे कि जिससे पैसा मिले, जो कि कॉटन, जूट, नील जैसे जो नगद पदार्थ हैं, जो भी नगद क्रॉप्स हैं, नगद फसलें, उनको उगाने के लिए भारतीयों पर जबरन दबाव बनाया जाता था। अब बात करते हैं रिलीजियस रीजन्स यानी धार्मिक कारणों के बारे में। तो अंग्रेज जैसा कि क्रिश्चियंस हैं, तो उस समय भी इनमें एक कन्वर्जन की भावना थी, यानी कि धर्म परिवर्तन की, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए या फिर कोई भी धर्म के लोग हैं, वो इनके धर्म यानी जो क्रिश्चियन था इस धर्म को लोग अपनाएं, उनमें ये भावना थी और उसके लिए बहुत हद तक गिर चुके थे। जबरन धर्म परिवर्तन तक कराया जाता था अंग्रेजों के द्वारा और वो जबरन भारतीयों के धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप किया करते थे, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इनटू रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडियंस। और एक बात थी, और इसी को देखते हुए उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं लेक्स लेकी एक्ट ऑफ 1815 यानी 1850 का लेक्स लेकी अधिनियम। ये एक्ट यानी ये अधिनियम भी अंग्रेज अपने ही धर्म परिवर्तन के फायदे को देखते हुए लाए थे, ताकि कि जो भी भारतीय लोग हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईसाई धर्म को एडॉप्ट करें या फिर अपनाएं। उस समय के भारत में एक प्रथा हुआ करती थी जो ये कहती थी जो भी नॉन क्रिश्चियंस यानी गैर ईसाई हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके वारिस हैं, जो उनके सक्सेसर्स हैं, वो यदि अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो अपने पिता की संपत्ति पर वारिस का कोई भी हक नहीं रह जाता है। ये एक नियम था, एक प्रथा थी जो चल रही थी सालों से। तो अंग्रेजों ने 1850 में इस नियम को बंद करा दिया और लेक्स लेकी एक्ट लाया जो ये कहता था कि अब जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उस पर यह नियम अप्लाई नहीं होगा। इस नियम के पारित होने के बाद से जो भी भारतीय लोग अब क्रिश्चियन धर्म यानी ईसाई धर्म को अपनाते थे उनको अपने पिता की संपत्ति में हक मिल जाता था, और जिससे क्रिश्चियन में धर्म परिवर्तन बहुत ही तेजी से हुआ। यानी अंग्रेजों ने इसे भी एक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया ताकि ईसाई धर्म में भारतीयों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा सके। और जो भी भारतीय रीति रिवाज थे, जो इंडियन कस्टम्स थे, उनको डिसरिस्पेक्ट यानी हीन भावना से देखा जाता था और इनको नीचा तक दिखाया जाता था कि तुम छोटे हो, तुम नीचे हो और हम सर्वोपरि हैं, हम ऊपर हैं क्योंकि हम रिच हैं। तो डिसरिस्पेक्ट की भावना थी। अब बात करते हैं कुछ सामाजिक कारणों के बारे में यानी सोशल रीजन्स के बारे में। तो जो भी सामाजिक रीति रिवाज प्रथा चल रही थी भारत में, उसमें भी अंग्रेज अपना हस्तक्षेप करते थे। क्या होता है कि यदि कोई भी रीति रिवाज जो चल रहा है वो कभी कभी अच्छा हो या कभी कभी बुरा भी होता है किसी भी एंगल से देखने से। जैसे कि सती प्रथा एक बहुत ही बुरा सिस्टम था, जिसमें क्या होता था कि जो पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी उसके साथ चलना होता था। तो उस पे भी ये लोग मतलब हस्तक्षेप करने लगे और उसको बैन करा दिए, और अलग अलग जो भी प्रथाएं थी उसमें भी अपना इंटरफेरेंस, अपना इन्वॉल्वमेंट, अपनी मौजूदगी दिखाते थे कि ऐसे होना चाहिए तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जिससे कि भारतीयों पर एक बुरा असर पड़ता था और उनको लगता था कि अब हमारे धार्मिक कारणों में और हमारे सामाजिक कारणों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। और भारतीयों से नस्ल के आधार पर भेदभाव यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक कारण रहा। सती प्रथा जैसे प्रथाओं का बंद करना यानी कन्या विवाह,
ये भी चल रहा था, लेकिन कुछ सामाजिक लोग होते हैं जो प्रथाएं चल रही हैं उसके ही फेवर में रहते हैं। तो जो भी ऑपरेशर्स थे, जो भी स्टीरियोटाइप लोग थे, उनके द्वारा इस प्रथा को बैन करने पर भी अंग्रेजों को दोषी माना गया था। और लगभग कुल मिलाकर के विभिन्न तरह के क्षेत्रों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ही बुरा असर किया और लोगों में एक आक्रोश की भावना जगाई। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के बारे में, यानी कि राजनैतिक और प्रशासनिक कारणों के बारे में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज, यानी कि अंग्रेजों की विस्तारवाद की नीति। अंग्रेज कैसे भी करके अपना जो टेरिटरी है, अपना जो क्षेत्र है, उसको बड़ा बनाना चाहते थे और उसको विस्तार करना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक भारतीय भूभाग पर उनका कब्जा हो, जिसके कारण उन्होंने कई तरह की नीतियां अपनाई, चाहे वो युद्ध की नीति हो, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की नीति हो, और कुप्रशासन का आरोप लगाकर अलग अलग राज्यों को हड़प लेने की नीति हो, और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी कि व्यपगत के सिद्धांत जैसी नीतियां। और इन सारी पॉलिसीज से अंग्रेज अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे और इसमें उन्होंने कई लोगों से, कई राज्यों से दुश्मनी मोल ली और कई राज्यों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति डायरेक्टली, एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता था। अवध और सिंध जैसे इलाकों पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके, झांसी, सतारा और अन्य कई राज्यों पर व्यपगत के सिद्धांत लगा करके, पॉलिसी ऑफ वार यानी युद्ध की नीति से बंगाल, मैसूर, पंजाब, मराठा इन सब का विलय करना। 20 से 30 हजार जमींदारों की जमींदारी भी छीन ली गई थी। प्रशासन में भी अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय की भेदभावना आने लगी। अंग्रेजों द्वारा कई राजाओं से और उनके बेटे से जो वादे किए गए थे उनको पेंशन देने के लिए, वो पेंशन भी बंद कर दिया गया, जैसे कि नाना साहब से, तंजौर के राजा से, सूरत से। ये सब दिखाता है कि अंग्रेजों की जो विस्तारवाद की नीति थी, ये किसी भी हद तक जा सकते थे अपने क्षेत्र विस्तार करने के लिए, और चले भी गए थे। तो ये सारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हो गए। अब बात करते हैं कुछ मिलिट्री रीजन्स यानी कि सैन्य कारणों के बारे में। तो इनमें एक जनरल तरीके से देखें तो वो था भेरी लोग पे बहुत ही कम पैसा मिलता था जो भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले में। सेना में जो हायर रैंक्स होते हैं, हायर जो भी उच्च पद होते हैं, उन पर भी भारतीयों को न लेकर जाना, उन पर भी अंग्रेजी रहा करते थे। सेना में भी नस्लीय भेदभाव हमें देखने को मिलता था। सेना में भी भारतीयों से कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते थे और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि हिंदुओं के लिए तिलक पर प्रतिबंध, मुस्लिमों के लिए दाढ़ी पर प्रतिबंध, सिखों के लिए पगड़ी पर प्रतिबंध। ये सारी चीजें सेना में भी एक लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भावना पैदा कर दी थी। और सबसे प्रमुख और जो तात्कालिक कारण जिसके बाद तुरंत ही 1857 की क्रांति शुरू होती है, तो वो था अंग्रेजों द्वारा लाई गई एनफील्ड राइफल, जिसमें सुअर और गाय के कारतूसों का प्रयोग किया गया था। कुल मिलाकर के ये जो इतने सारे लंबे समय से जो चलते हुए कारण, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो सैन्य कारण हो, या फिर जो तात्कालिक कारण, ये सारे कारण अपने आप में एक बहुत ही लंबे समय से अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की भावना लोगों के दिल में जगाए हुए थे, जिसका परिणाम हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा प्रमुख कारण, एक तात्कालिक कारण, मंगल पांडे को फांसी देना भी रहा, जिसके तुरंत बाद से 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। मंगल पांडे पर पूरे विस्तार से एक वीडियो बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, शोषणकारी नीतियां थी, ये बहुत ही लंबे समय से उस समय का इंतजार कर रही थी जब कोई बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ छिड़े और वो सभी के सभी एक साथ उभर कर आते हैं 1857 की लड़ाई में। उम्मीद करते हैं कि आपको 1857 की क्रांति के जड़ का पता चला होगा, कारण के बारे में पता चले होंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।